चलिए नेक्स्ट आपका जो पेपर है वो ह्यूमन डेवलपमेंट है, और ह्यूमन डेवलपमेंट में जो स्पेसिफाइक डेवलपमेंट पूछे गए हैं वो एडोलेसेंट टू ओल्ड स्टेज की बात की गई है आपके पीजी। तो जो सबसे पहला डेवलपमेंट आता है वो एडोलेसेंट आता है। तो इस पे एक स्टेटमेंट देके आपसे पूछा जा सकता है कि ये एक विध्वंसकारी स्टेज है या एक क्रांतिकारी स्टेज है, कि इसको आप अपने शब्दों में समझाइए। ठीक है, तो इस स्टेज में इस स्टेटमेंट को आपको डिफाइन करना है कि कैसे ये एक क्रांतिकारी स्टेज है या कैसे विध्वंसकारी स्टेज है या कैसे ये जो स्टेज है वो आने वाले डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो चीज़ें वही हैं सारी, ठीक है, सारा डेवलपमेंट वही है, उन्हीं के बारे में बताना है, लेकिन आपने देना उसी सेंस में है जिस सेंस में आपसे क्वेश्चन किया गया है। तो कोई भी स्टेटमेंट देके आपसे पूछा जा सकता है और आपको उसको उसके हिसाब से डिफाइन करना होगा। ठीक है, तो मेनली आपको क्या क्या लर्न करना होगा कि एडोलेसेंट को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, किशोरावस्था किसे कहते हैं, इसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स को बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, पॉइंट्स आउट करके, हेडिंग बना बना के, और जैसा भी आपके पास टाइम हो उस हिसाब से आप उसको डिस्क्राइब करिएगा। अगर लेंदी क्वेश्चन है और करेक्टरिस्टिक्स थोड़े पार्ट में पूछा गया है तो आप पॉइंट्स में दे दीजिएगा, अदरवाइज आप हेडिंग के ही थ्रू दीजिएगा। मैंने पहले भी बोला है कि जितना आप हेडिंग के थ्रू समझाएंगे उतना ही आपका पेज भी कवर होगा और उतना ही वो लेंदी होता चला जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक्स और स्टेजेस ऑफ एडोलेसेंट, तो जो आपकी स्टेजेस हैं वो अर्ली, मिडिल एंड लेट एडोलेसेंट है। तो ये 3 स्टेजेस हैं। आप बुक जो भी रेफर कर रहे हैं उनमें देख लीजिएगा कि कहाँ से कब तक कितना कितना ईयर किसमें डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, अच्छा, एडोलेसेंट स्टेज और आपका इससे पहले वाली स्टेज जो है वो है चाइल्डहुड स्टेज। ठीक है, तो जो लेट चाइल्डहुड स्टेज होती है और आपकी एडोलेसेंट स्टेज, इन दोनों के बीच की स्टेज जो है, मतलब जो जहाँ पे चाइल्डहुड छूट रहा है और एडोलेसेंट स्टार्ट हो रहा है, जो बीच की स्टेज होती है ना उसको प्यूबर्टी एज कहते हैं, यौवन अवस्था। ठीक है, तो इस प्यूबर्टी स्टेज को आप स्पेशली पढ़ेंगे कि ये क्या होती है। ये सिर्फ 1 साल की होती है, ठीक है, 1 साल तक की होती है, किसी में 13 से 14 होती है, तो किसी के में 14 से 15 होती है। तो ऐसे 1 साल का ये स्टेज होता है, और इस स्टेज में ड्रास्टिक चेंज हो जाता है बच्चे के अंदर। उसका फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, और ब्रेस्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, प्यूबिक हेयर्स स्टार्ट हो जाते हैं आने। ठीक है, और मेल्स में उनकी वॉइस चेंज होना, हैवी होना शुरू हो जाती है, उनका चेस्ट जो होता है वो चौड़ा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, कंधे चौड़े होने शुरू हो जाते हैं, प्यूबिक हेयर्स आने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे चेंजेस जो होते हैं इस प्यूबर्टी स्टेज में ही स्टार्ट होते हैं। तो ये स्टार्टिंग स्टेज है किसकी, एडोलेसेंट की। ठीक है, इसके बाद है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो प्रौढ़ावस्था पे पूछा जा सकता है कि प्रौढ़ावस्था जो है वो एक जिम्मेदारियों से भरी अवस्था है, तो इसको डिफाइन कीजिए। तो ऑब्वियसली आपका जो एडल्टहुड है, चूंकि ये स्टेज क्या होती है, इस स्टेज में एक नई फैमिली पर्सन स्टार्ट करता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइबिलिटीज दोनों ही ज़्यादा होती हैं, फिजिकली भी, मेंटली भी और इकोनॉमिकली भी, क्योंकि इस समय उसको अर्निंग भी करनी होती है, अपनी नई फैमिली को संभालना भी होता है, और आगे चल के जो उनके फ्यूचर बेबीज होने वाले हैं उनके लिए भी खुद को तैयार करना होता है। ठीक है, तो जो अर्ली एडल्टहुड है वो उसमें सारी चीज़ें आ गई आपकी। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टेज होती है, खुद को संभालने के लिए मेंटली कहते हैं ना, बहुत जंग चल रही होती है अपने आप को फिजिकली, मेंटली और इकोनॉमिकली स्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, और सोसाइटी में एक जगह बनाने के लिए। ठीक है, तो इसके करेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ेंगे, इसके सोशल इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज आप पढ़ेंगे कि क्या क्या सोशल इंटरेस्ट होते हैं इस स्टेज में और क्या क्या सोशल एक्टिविटीज पर्सन करता है। ठीक है, और डेवलपमेंटल टास्क जो है वो हर स्टेज के आपको लर्न करने में है, चाहे वो एडोलेसेंट हो, आपका एडल्टहुड हो, और चाहे ओल्ड एज हो, तो सबके डेवलपमेंटल टास्क। अब डेवलपमेंटल टास्क से क्या मतलब है कि वो कार्य जो उस अवस्था में होने ही होने हैं, विकासात्मक कार्य,
ये वो माइलस्टोन्स हैं जो हमको ये बताते हैं कि आप किस अवस्था में हैं, ठीक है? और ये हर अवस्था के एक निश्चित डेवलपमेंटल टास्क है कि अगर बच्चा ये कर रहा है तो ये इस अवस्था का है, ठीक है? तो किशोरावस्था के भी अपने डेवलपमेंटल टास्क हैं, एडल्टहुड के भी अपने डेवलपमेंटल टास्क हैं और आपके ओल्ड एज के भी अपने डेवलपमेंटल टास्क हैं, ठीक है? तो इन सबको समझ लेना है अच्छे से। मिडिल एज जो होती है वो आपकी 40 प्लस वाली एज है, ठीक है? तो अब मिडिल एज ये एक तरीके से लेट एडल्टहुड समझिए इसको। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, अब चूंकि मिड लाइफ ट्रांजेक्शन हो रहा होता है, मिड लाइफ ट्रांजेक्शन से मतलब कि इसमें अ, बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, आपका आपका जो लाइफ पैटर्न है उसमें एडजस्टमेंट चेंजेस हो रहे होते हैं, ठीक है? आप अपने ग्रोइंग किड्स के साथ एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं, उनको समझ रहे होते हैं और उनको तैयार कर रहे होते हैं फॉर फ्यूचर के लिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप समझेंगे, इनके बारे में आप पढ़ोगे। ओल्ड एज में आपने जो पढ़ना है तो इसमें मेनली पूछा जाता है कि ओल्ड एज में क्या-क्या परेशानियाँ होती हैं। तो आपने मेनली साइकोलॉजिकल जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं ओल्ड एज में, कहते हैं ना लोनलीनेस सबसे ज़्यादा होती है जिसकी वजह से कई सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, इनफ्योरिटी आने लगती है, एंजाइटी होने लगती है, इनसिक्योरिटीज हो जाती हैं ओल्ड पर्सन्स को, ठीक है? इमोशनली वीक होने लगते हैं, बहुत जल्दी जल्दी रोना, परेशान हो जाना, ठीक है? इसके बाद हेल्थ इश्यू, फिजिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा होती है, डाइजेशन जो होता है वो वीक हो जाता है, बॉडी मूवमेंट्स कम हो जाते हैं, देखा है स्किन में झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, आपका जो बैकबोन है वो टिल्ट होने लगता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, तो ऐसे में जितने भी चैलेंजेस हैं उनके फिजिकल साइकोलॉजिकल उनके बारे में आपको जानना है और इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएगा इसमें, ठीक है? इनकी क्या ज़रूरतें हैं, इनकी क्या समस्याएं हैं, ठीक, ओल्ड एज की। इतने में आपका आई थिंक आपको मिल जाना चाहिए पूरा आपका पेपर आराम से। तो ये आपका सेकंड पेपर हो गया। अभी नेक्स्ट पेपर की बात करें तो आपका थर्ड पेपर है पेरेंट एजुकेशन एंड काउंसलिंग, ठीक है? तो इसमें आपकी जो क्वेश्चंस हैं वो, अच्छा, ये क्वेश्चन पेपर आपका थ्योरेटिकल है, तो इसको थोड़ा सा आपने कहते हैं ना थ्योरी बेस ज़्यादा समझना होगा। आप इसे बना बना कर भी अगर थोड़ा सा अगर आपने समझ लिया ना पेपर को कि पेरेंट्स एजुकेशन या काउंसलिंग क्या होती है, तो आप इसको आराम से बना कर भी लिख सकते हैं। पर बेसिक आपका आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये थ्योरिटिकल है, ठीक है? तो इसमें सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लीजिएगा कि पेरेंट एजुकेशन क्या है और काउंसलिंग क्या है। इन दोनों की डेफिनेशंस बहुत अच्छे से आप लर्न कर लीजिएगा और इनको समझ लीजिएगा, ठीक है? और इसकी अच्छा, अब क्वेश्चंस कैसे बनेंगे इस पे कि इसकी क्या आवश्यकता है? भारत में पेरेंट्स एजुकेशन एंड काउंसलिंग की क्या आवश्यकता है? ठीक है? नेक्स्ट इसका रोल क्या होता है पेरेंट्स एजुकेशन का, जो चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या रोल है? तो ये सारी चीज़ें आपने लर्न करनी होंगी, ठीक है? तो इसके साथ-साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है आपसे, वो पूछा जा सकता है मेथड्स एंड अप्रोचेस ऑफ पेरेंट एजुकेशन एंड काउंसलिंग। तो 3 तरीके की आपकी अप्रोचेस होती है, एक इंडिविजुअल अप्रोच, दूसरा ग्रुप अप्रोच और थर्ड होता है आपका मास अप्रोच, ठीक है? तो जो इंडिविजुअल अप्रोच है, वहाँ यहाँ पर वो काम आपकी ज़्यादा करेगी, जैसे कि होम विजिट है, पर्सनल प्रिंट मटेरियल सेंडिंग है कि कोई भी किसी चीज़ से रिलेटेड अगर कुछ पूछना है या कुछ जानना है तो आपने पर्सनल काउंसलर से पूछा, ठीक है? वो आपने उसको पर्सनल एक बुक प्रिस्क्राइब कर दी कि आप ये बुक पढ़ सकते हो, आपको इससे काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी, ठीक है? तो जितना आपका प्रिंटेड मटेरियल है वो आप यूज़ कर सकते हैं, वो भेजकर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट्स इन स्कूल, ठीक है? अब स्कूल की एक्टिविटीज़ में देखा ना, आजकल के जो स्कूल्स हैं, जितने भी कॉन्वेंट स्कूल्स हैं या जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं,
किसी भी तरीके, तो पेरेंट्स का उसमें इन्वॉल्वमेंट अब बढ़ता जा रहा है। तो ये बढ़ता नहीं जा रहा है, ये बढ़ाया गया है ताकि आपको आपके बच्चे के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिले। क्योंकि आज के टाइम में मदर फादर दोनों वर्किंग हैं, तो बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उनके साथ इंटरेक्ट करना, क्योंकि वही आपका जॉब शेड्यूल ऐसा होता है कि मॉर्निंग टू इवनिंग आप बिजी रहते हो, फिर इवनिंग से फिर जब आपको बच्चा मिलता है तब उसके साथ इंटरेक्शन उतना नहीं होता, क्योंकि पूरे दिन भर की एनर्जी आप लॉस कर चुके होते हो। और फिर बच्चा चूंकि फुल्ली एक्टिव होता है, उस समय उसके साथ किस तरीके से डील करना है, कैसे उसको संभालना है, यही सारी चीजें हमको ये पेरेंट एजुकेशन एंड काउंसलिंग सिखाता है। तो स्कूल की एक्टिविटीज में पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट अब दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हैं, ताकि उनका इंटरेक्शन बच्चे का और पेरेंट्स का बना रहे। ठीक है, तो ये आपने मेथड्स एंड अप्रोचेस बहुत अच्छे से समझ लेने हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगर पूछा जा रहा है वो है आपका कंटेंट ऑफ पेरेंट एजुकेशन। ठीक है, कंटेंट ऑफ पेरेंट एजुकेशन क्या होना चाहिए, मतलब पेरेंट एजुकेशन का विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, क्या पढ़ाया जाए उन्हें, क्या समझाया जाए। तो इसमें चीजें जो होनी चाहिए वो होती हैं कि पेरेंटल प्रैक्टिसेस विथ रेफरेंस टू चाइल्ड रेजिंग स्ट्रेटजीज। बच्चे को रेस करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज पेरेंट्स को अपनानी चाहिए, ताकि बच्चे का डेवलपमेंट ऑलराउंडर सेंस में किया जा सके। मतलब किस तरीके की स्ट्रेटेजी अपनाई जाए, क्योंकि हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे को संभालने का तरीका अलग होता है। आप एक ही पेरेंट्स के दो बच्चे हैं अगर, तो उनको दोनों को देखा होगा, दोनों का जो टेम्परामेंट है, नेचर है, वो अलग अलग होता है, तो दोनों को संभालने के तरीके अलग होते हैं। ठीक है, तो ऐसे में कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हम अपना सकते हैं ताकि बच्चे का डेवलपमेंट हम प्रॉपर कर सकें, तो उन स्ट्रेटजीज के बारे में इसमें आपने समझना है। इसके बाद जैसे कि बोला ना कि क्या क्या कंटेन होना चाहिए, तो जैसे कि बच्चों के लाइफ में प्ले का क्या इम्पोर्टेंस है, खेल की इम्पोर्टेंस क्या है। तो अब देखा ना, आजकल के बच्चे मोबाइल दे दो तो बड़े खुश हो जाते हैं, वो उसी पे खेल रहे होते हैं। तो मोबाइल पे खेलना इज नॉट अ प्ले। प्ले का मतलब है जहाँ पे आपका मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी दोनों, आपके सारे सेंस ऑफ ऑर्गन्स जो हैं बॉडी के, वो सब एक्टिव हो जाएं, तो वो प्ले है। तो खेलने का मतलब जहाँ पे आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, तो बच्चे को कम से कम 24 घंटे में से 3-4 घंटा आप फिजिकल एक्टिविटी उसको कराओ, उसको खेलने को भेजो, खिलाओ, ताकि वो मेंटली फिजिकली फिट रहे। ठीक है, इसके साथ साथ रोल ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, ये मैंने शायद जब आप लोगों को मैंने सिलेबस डिस्क्राइब किया था तब आप लोगों ने इसको समझा होगा कि रोल ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि बच्चा अपने डिफेंस में कौन सा एक सेटअप तैयार करता है। देखा ना, कुछ बच्चे अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं कि ये मैंने नहीं किया, ये इसने किया। ये क्या था, ये सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म था। आपको समझाने के लिए, एक कहते हैं ना, एक विषम परिस्थिति में खुद को स्टैंड करने के लिए हम अपना सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करते हैं। और ये बच्चे को हमें सिखाना होता है कि जब कोई भी सिचुएशन आपके अगेंस्ट हो, तो ऐसे में कैसे आप खुद को तैयार करें ताकि आप अपने फेलियर को या अपनी सक्सेस को होल्ड कर सकें। ठीक है, देखा बच्चे आजकल जैसी अनसक्सेस होते हैं या कुछ भी अचीव नहीं कर पाते हैं जैसा वो सोच रहे होते हैं, तो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि वो अपने लिए सेल्फ मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म तैयार नहीं कर पाते हैं। बच्चे समझ नहीं पाते कि मैं खुद को कैसे इस स्थिति से बाहर निकालूं, कैसे खुद को मोटिवेट करूं, कैसे सेल्फ मोटिवेशन स्टार्ट करूं अपने अंदर। ठीक है, तो ये उनके अंदर विकसित करना कि कैसे आप खुद को उस विषम परिस्थिति में खुद को संभाल लें, ये होता है डिफेंस मैकेनिज्म। तो ऐसी कई टेक्निक्स होती हैं जिसमें बच्चे को सिखाई जाती हैं कि आप कैसे खुद को इस परिस्थिति में खुद को बाहर निकाल सकते हो। आपसे कुछ गलत भी हो गया है तो आप कैसे खुद को सॉरी बोलो, आप कैसे खुद को, होता ना कि गिल्ट वाला फील मत करो, इट्स ओके अगर हो गया है तो ये चीजें उनको सिखाना, ये चीजें उन्हें बताना कि गलतियां सबसे होती हैं, इज नॉट अ बिग डील, आप न्यू स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और करना चाहिए। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिव एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन। अब क्रिएटिव बहुत जरूरी है आज के टाइम में, चूंकि तो बच्चों के लिए
क्रिएटिव एक्टिविटीज़ को इंट्रोड्यूस करना और ये उनके लिए कहते हैं ना पार्ट बनाना उनकी लाइफ का बेहद ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि ये क्रिएटिव एक्टिविटीज़ जितना मेंटल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है उतना ही साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है। आपका स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए क्रिएटिव एक्टिविटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे फिर वो कैसे भी जिस जिस चीज़ में भी बच्चे का इंटरेस्ट हो, पेंटिंग है, डांसिंग है, मिमिक्री है, कुछ भी ऐसा क्रिएटिव जो बच्चा करे, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करना है, ठीक है? जो भी बच्चे को इंटरेस्टिंग लगता है वो करना, जिससे कि उसका मेंटल डेवलपमेंट भी हो, जितने सेंस ऑर्गन्स हैं वो उसमें इन्वॉल्व हो, ताकि बच्चा अपने स्ट्रेस को कम कर सके। क्योंकि आज के टाइम में छोटे से छोटे बच्चे को पढ़ाई का, अपने पीयर ग्रुप का बहुत स्ट्रेस होता है, तो इसमें उसको कम करने के लिए उसको किसी भी ऐसे क्रिएटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना, ताकि वो उस चीज़ को मैनेज कर सके और खुद को हील कर सके। ये क्रिएटिव एक्टिविटी एक हीलिंग प्रोसेस है, ठीक है? तो कुछ भी क्रिएटिव उसको सिखाना। नेक्स्ट है इसमें टॉपिक है वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड फैमिली साइज कंट्रोल, यानी कि फैमिली प्लानिंग की संख्या विस्फोट किसे कहते हैं और इसके क्या कारण हैं, इसका क्या इफेक्ट होगा इंडियन सोसाइटी पर या इंडिया के पर्सपेक्ट में, और कैसे फैमिली साइज को कंट्रोल किया जाए, तो फैमिली प्लानिंग के सारे मेथड्स। तो ये कुछ चीज़ें शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछी जा सकती हैं, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा, तो ये अच्छा खासा आपका स्कोरिंग पेपर रहेगा। क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जो आप अपने मन से लिख सकते हैं, ये आपके बारे में है, आपके आसपास के बारे में जो आप देख रहे हो अपनी सोसाइटी में, ठीक है? तो ये चीज़ें आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। बस आपको लर्न जो करनी होंगी वो डेफिनेशंस, पेरेंटिंग एजुकेशन की, काउंसलिंग की डेफिनेशंस, अप्रोचेस प्रॉपर नाम के साथ, स्ट्रैटेजीज, चाइल्ड रेजिंग स्ट्रैटेजीज आपने लर्न करनी होंगी, ठीक है? तो अगर आपने ये चीज़ें प्रॉपर लर्न कर ली और थोड़ा सा अपना क्रिएटिव माइंड को एक्टिवेट कर लिया, तो आप बहुत अच्छे से थ्योरी का पेपर, ये स्कोरिंग पेपर आप कर सकते हो, ठीक है? तो ये 3 ही आपके थ्योरी के पेपर रहने हैं इस बार। एक और मैंने बोला था वो अब नहीं है, केवल 3 ही हैं, और 2 प्रैक्टिकल और 1 आपका प्रोजेक्ट, ठीक है? रिसर्च प्रोजेक्ट, प्रोग्रेसिव रिपोर्ट, ठीक है? तो ये डन रहा आपका, तो ऑल द बेस्ट, गुड लक। आई होप कि आप लोग अच्छे से पेपर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे थर्ड सेमेस्टर में। बाय।